हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दीपक साहू CGPSC हेरिटेज नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 45वें दिन का मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं। तो आप सभी आज जो भी लिखे हैं निकाल लीजिए और चेक करते जाइए। कल आप सभी का मेगा टेस्ट होगा, शायद 8वां क्रम का मेगा टेस्ट है। आप सभी सम्मिलित जरूर होइएगा और कल मेंस आंसर राइटिंग जरूर कीजिएगा। कल आप सभी का फीडबैक भी दिया जाएगा और नंबर के अनुसार कल आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, इसका हम मेगा टेस्ट 7 बार दे चुके हैं। आज आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि केवल दर्शन शास्त्र शामिल किया जाए या छत्तीसगढ़ का इतिहास सामाजिक परिदृश्य को भी शामिल किया जाए। ठीक है, देख लीजिए, जिनको भी नोट्स चाहिए होगा इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आज आप लोगों को दर्शन शास्त्र और भारतीय इतिहास का प्राचीन भाग का प्रश्न दिया गया था। पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे, वैदिक सभ्यता का विभाजन कीजिए 30 शब्द में। आज का पहला प्रश्न था, वैदिक सभ्यता का विभाजन कीजिए 30 शब्द में। तो देख लीजिए उत्तर क्या होगा। वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में विभाजित था। ऋग्वैदिक युग की जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है, जबकि अन्य वैदिक साहित्यों से उत्तर वैदिक युग की जानकारी प्राप्त होती है। ये आपसे 30 शब्द में पूछे गए थे। कल का शब्द सीमा के अनुसार लिखना प्रारंभ हो चुका है, तो आप लोग भी जितने शब्दों में प्रश्न पूछा जाए उतने शब्दों में ही लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि 44 दिनों में आप सभी सीख भी गए होंगे। क्योंकि प्रत्येक दिन उम्मीद करता हूँ आप लोग मॉडल आंसर देख के नोट्स भी बनाए होंगे। तो चलिए, वैदिक सभ्यता का विभाजन कीजिए 30 शब्दों में पूछा गया था। एक बार और देखिए, वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में विभाजित था। ऋग्वैदिक युग की जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है, जबकि अन्य वैदिक साहित्यों से उत्तर वैदिक युग की जानकारी प्राप्त होती है। यह रहा आपका पहला प्रश्न का मॉडल आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न था, ऋग्वैदिक युग की धार्मिक दशा का उल्लेख कीजिए। कल आप सभी को बोला भी था, धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता में लिख लीजिएगा। वही प्रोसेस आपका ऋग्वैदिक काल में भी लागू होता है कि जिस तरह से आप छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य में किसी एक जनजाति को पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक विशेषताएं में, धार्मिक और आर्थिक जिस तरह से आप विभाजन करते थे, उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक युग के बारे में भी लिख लीजिएगा, जिसके अंतर्गत आपका उत्तर वैदिक युग रहेगा और दूसरे में उत्तर वैदिक काल के बारे में रहेगा। तो आप लोग सभी लिख लीजिएगा धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के बारे में, क्योंकि आपको पहले सिखाया जा चुका है। अब आप मेंस आंसर राइटिंग करने लगे हैं। ठीक है, प्रश्न दूसरा, ऋग्वैदिक युग की धार्मिक दशा का उल्लेख कीजिए।
आर्यों ने प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की। ऋग्वेद के 1028 सूक्त में सर्वाधिक 250 बार इंद्र का, जिसे देवों का राजा भी कहा गया है। इसके अलावा अग्नि, अरुण, वरुण अन्य देव के नाम लेते हैं। उषा, अदिति, सावित्री जैसे देवियों के नाम का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक युग में प्रमुख धार्मिक कार्य यज्ञ करना था, जो घर का मुखिया भी संपन्न कर सकता था। इसके लिए पुरोहितों की अनिवार्यता नहीं थी। यज्ञ भौतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता था। ये आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया था, ऋग्वैदिक युग की धार्मिक दशा का उल्लेख कीजिए। तो देख लीजिए, आर्यों ने प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की। ऋग्वेद के 1028 सूक्त में सर्वाधिक 250 बार इंद्र का, जिसे देवों का राजा भी कहा गया है। इसके अलावा अग्नि, वरुण, अरुण अन्य देवों के नाम लेते हैं। उषा, अदिति, सावित्री और इनके जैसे देवियों का नाम भी मिलता है। ऋग्वैदिक युग में प्रमुख धार्मिक कार्य यज्ञ करना था, जो घर का मुखिया भी संपन्न कर सकता था। इसके लिए पुरोहितों की अनिवार्यता नहीं थी। यज्ञ भौतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता था। तीसरा प्रश्न आप सभी से पूछा गया था, ऋग्वैदिक युग में धार्मिक दशा कैसी थी। उत्तर वैदिक युग में पहले आपसे ऋग्वैदिक में पूछा गया था। प्रश्न तीसरा क्या था, उत्तर वैदिक युग में धार्मिक दशा कैसी थी। तो देख लेते हैं इसके बारे में। इस युग में देवों के महत्व का स्वरूप में परिवर्तन हुआ। इंद्र का महत्व समाप्त हुआ। देवियों का भी महत्व लगभग समाप्त हो गया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अवधारणा के संकेत मिलते हैं। यज्ञों का स्वरूप बदलने लगा। पुरोहितों की अनिवार्यता स्थापित हो गई। बलि प्रथा में वृद्धि हुई। कठिन मान्यताओं के आधार पर यज्ञ किए जाने लगे। बढ़ते कर्मकांड के विरोध में 600 BC के लगभग प्रतिक्रिया हुई और उपनिषदों का संकलन किया गया, जिसमें ब्रह्म की बात की गई। ये आपका तीसरा प्रश्न था, उत्तर वैदिक युग में धार्मिक दशा कैसी थी। देख लीजिए उत्तर, इस युग में देवों के महत्व का स्वरूप में परिवर्तन हुआ। इंद्र का महत्व समाप्त हुआ। देवियों का भी महत्व लगभग समाप्त हो गया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अवधारणा के संकेत मिलते हैं। यज्ञों का स्वरूप बदलने लगा। पुरोहितों की अनिवार्यता स्थापित हो गई। बलि प्रथा में वृद्धि हुई। कठिन मान्यताओं के आधार पर यज्ञ किए जाने लगे और बढ़ते कर्मकांड के विरोध में 600 BC के लगभग प्रतिक्रिया हुई और उपनिषदों का संकलन किया गया, जिसमें ब्रह्म की बात की गई। ये आपका आज का तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न पूछा गया था, बौद्ध दर्शन में सम्यक दृष्टि क्या है। तो कल सभी आप 8वां मेगा टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। कल आपको दर्शन शास्त्र विषय के प्रश्न दिए जाएंगे। दर्शन शास्त्र ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी को दर्शन शास्त्र में क्या लिखना है, क्या कैसे है, इन सभी के बारे में बीच बीच में समय जब भी मिलता था आपको फीडबैक दिया हूँ। तो देख लीजिएगा, विकिपीडिया का ज़्यादा सहारा मत लीजिएगा, क्योंकि विकिपीडिया यह आपका सभी एग्ज़ामों का संकलन रहता है। तो आप CGPSC मेंस के अकॉर्डिंग
चाहे आप किसी भी कोचिंग संस्थान का बुक ले लीजिएगा, बुक नहीं बोलना चाहिए, नोट्स ले लीजिएगा, या किसी लेखक का पर्टिकुलर आप बुक ले लीजिएगा। प्लेलिस्ट में बताया गया था कौन से विषय के लिए आप किस लेखक का बुक पढ़ सकते हैं। यदि आप सीजीपीएससी मेंस के दर्शन शास्त्र जितने भी विषय हैं, केवल मेंस का ही नोट्स चाहिए, जो पिछले साल सिलेबस चेंज हुआ है उसके अनुसार, तो आप मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा, लेकिन कल दर्शन शास्त्र में कोई भी अन्यथा बातों का उल्लेख मत कीजिएगा। अभी तक जहाँ तक दर्शन शास्त्र विषय कंप्लीट हुए हैं मेंस आंसर राइटिंग में, जहाँ तक किए हैं बौद्ध दर्शन तक, वहीं तक आपको प्रश्न दिया जाएगा, तो सभी लिखिएगा और सही लिखिएगा। चलिए, बौद्ध दर्शन में सम्यक दृष्टि क्या है, लिखिए, चेक कर लीजिए। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग का प्रथम सूत्र है सम्यक दृष्टि। सम्यक का अर्थ है युक्ति युक्त, जिसका आशय है उचित। इस प्रकार सम्यक दृष्टि से आशय है अनित्य को नित्य समझना। यह दोषपूर्ण दृष्टि है और इससे दुख उत्पन्न होता है। ये आपका आज का चौथा प्रश्न था। बौद्ध दर्शन में सम्यक दृष्टि क्या है? तो बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्ग का प्रथम सूत्र है सम्यक दृष्टि। सम्यक का अर्थ है युक्ति युक्त, जिसका आशय है उचित। इस प्रकार सम्यक दृष्टि से आशय है अनित्य को नित्य समझना। यह दोषपूर्ण दृष्टि है और इससे दुख उत्पन्न होता है। ये हुआ आज का चौथा प्रश्न। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सभी से पूछा गया था, 60 शब्द का प्रश्न था, बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद क्या है? कितने शब्दों में पूछा गया था? 60 शब्द में। आइए देख लेते हैं बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद क्या है। कुछ लोग बस लिखे हैं, कुछ लोग अपने मन से जो भी आया है वैसे लिखे हैं। तो देखिए बौद्ध दर्शन के अनुसार क्या है। बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु क्षणिक है। संसार में प्रत्येक वस्तु, चाहे वह भौतिक हो अभौतिक हो, दोनों प्रतिक्षण परिवर्तित हो रही है। हर क्षण प्रत्येक वस्तु का हर कण बदल रहा है। किन्हीं भी दो क्षणों में कोई भी वस्तु सामान्यता नहीं रहती। वस्तु में यह परिवर्तन हम हर बार देख नहीं पाते। ऐसा हमारी सीमाओं, श्रम और अविवेक के कारण होता है। गौतम बुद्ध ने क्षणभंगुरवाद सिद्धांत नहीं दिया, उन्होंने वस्तु को अनित्य कहा था। बाद में बौद्ध दर्शन की सौतांत्रिक शाखा में क्षणिकवाद, भंगुरवाद की अवधारणा दी। एक बार और देख लीजिए, बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद क्या है, 60 शब्द में पूछा गया था। बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु क्षणिक है। संसार में प्रत्येक वस्तु, चाहे वह भौतिक हो या अभौतिक, प्रति क्षण परिवर्तित हो रही है। हर क्षण प्रत्येक वस्तु का हर कण बदल रहा है। किन्हीं भी दो क्षणों में कोई भी वस्तु सामान्यता नहीं रहती। वस्तु में यह परिवर्तन हम हर बार देख नहीं पाते। ऐसा हमारी सीमाओं, श्रम और अविवेक के कारण होता है। गौतम बुद्ध ने क्षणभंगुरवाद सिद्धांत नहीं दिया, उन्होंने वस्तु को अनित्य कहा था। बाद में बौद्ध दर्शन की सौतांत्रिक शाखा में क्षणिकवाद, भंगुरवाद की अवधारणा दी। ये रहा आज का 5 प्रश्न का मॉडल आंसर। कल आप सभी तैयार रहिएगा 8वां मेगा टेस्ट के लिए, जिसमें विषय रहेगा आपका दर्शन शास्त्र का। बौद्ध दर्शन तक का क्वेश्चन दिया जाएगा आप सभी को। और कल दोपहर 12 बजे भी तैयार रहिएगा।
जितना इम्पोर्टेंट आपका मेंस है उतना ही महत्वपूर्ण प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी है। तो प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए कल 12 बजे हम छत्तीसगढ़ के भूगोल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप सभी ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और स्वयं आकलन कीजिएगा कि अभी तक मेंस पढ़ते पढ़ते आपकी प्रीलिम्स की तैयारी कैसी है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल एक नई सुबह और नए प्रश्नों के साथ। नए प्रश्नों से आशा है मेगा टेस्ट में। आज के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।